एक बहुत पुरानी, शायद आपने भी सुनी होगी, चेरोकी कहानी है। एक दादा अपने पोते को बता रहे हैं कि देखो हर इंसान के अंदर ना दो भेड़िए लड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने सुनी है ये। एक अच्छा और एक बुरा। बिल्कुल। एक है बुराई का भेड़िया, गुस्सा, जलन, लालच, झूठ, अहंकार, ये सब। और दूसरा है अच्छाई का भेड़िया, शांति, उम्मीद, प्यार, विनम्रता, सच्चाई। सही। तो पोता बड़े ध्यान से सुन रहा है, फिर पूछता है, दादाजी आखिर में जीतता कौन सा भेड़िया है? और दादा का जवाब बड़ा गहरा होता है। हाँ, वो कहते हैं, बेटा जीतता वही है जिसे तुम खिलाते हो। और यही कहानी मुझे लगता है आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का बिल्कुल सही शुरुआती बिंदु है। हाँ, क्योंकि सवाल यही उठता है कि कहीं हम सदियों से गलत भेड़िए को तो नहीं खिलाते आ रहे। बिल्कुल। क्या हो अगर वो सारी बातें जो हमें सिखाई गई हैं, मैकियावेली से लेकर आप कह लीजिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स तक या साइकोलॉजी भी, वो हमें यही मानने पर मजबूर करती रही हो कि इंसान तो बस स्वार्थी ही होता है, कि फितरत ही खराब है। हाँ, कि अंदर से तो हम सब बुरे ही हैं। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और हमारा स्रोत है रुटगर ब्रेगमैन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब, ह्यूमन काइंड, अ होपफुल हिस्ट्री। हिंदी में कहें तो मानव स्वभाव, एक आशावादी इतिहास। जी। और ब्रेगमैन इसमें एक बहुत ही कह सकते हैं हिम्मत वाला विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि शायद हम उतने बुरे हैं ही नहीं जितना हमें हमेशा से बताया गया है। मतलब उनका मेन तर्क ये है कि ज्यादातर लोग, अगर आप उनके दिल की गहराइयों में झांकें, तो वो असल में अच्छे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई मतलब अच्छी लगने वाली बात नहीं है। ब्रेगमैन का कहना है कि ये जो विचार है ना, कि इंसान स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है। हाँ, वो विनीर थ्योरी जिसे कहते हैं कि सभ्यता बस एक पतला सा पर्दा है। बिल्कुल, कि जरा सा मौका मिले तो असली जंगलीपन बाहर आ जाएगा। ब्रेगमैन कहते हैं ये थ्योरी न सिर्फ निराशा फैलाती है, बल्कि इसके पक्ष में मजबूत सबूत भी नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई इंसानियत की कहानी को दोबारा देखने का, एक अलग नजरिए से पढ़ने का वक्त आ गया है? हाँ, क्या हम अपने बारे में एक गलत कहानी पर ही यकीन करते रहे हैं? ब्रेगमैन का एक बहुत अहम तर्क ये भी है कि ये जो बुराई में हमारा विश्वास है ना, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। मतलब आप जैसा मानेंगे वैसा ही होने लगेगा। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर हमारे स्कूल, हमारे ऑफिस, हमारी सरकारें सब इसी सोच पर चलें कि भाई लोगों पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते, इन पर तो सख्त नजर रखनी पड़ेगी, सजा देनी पड़ेगी, तो लोग भी फिर उसी दायरे में सोचते और बर्ताव करने लगते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर सिस्टम भरोसे पर बने हो, सहयोग को बढ़ावा दे, तो अक्सर देखा गया है कि लोग उस भरोसे पर खरे उतरते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और ब्रेगमैन कुछ मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को भी तो चैलेंज करते हैं, है ना? जैसे वो स्टैनली मिलग्राम वाला बिजली के झटके वाला प्रयोग। हाँ, बिल्कुल। मिलग्राम प्रयोग का हवाला तो बहुत दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखो आम लोग भी अगर कोई अथॉरिटी ऑर्डर दे तो कितनी क्रूरता कर सकते हैं। हाँ, यही सुना हमने। पर ब्रेगमैन जब उन प्रयोगों के रिकॉर्ड्स को बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है कि जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे वो कोई क्रूर नहीं थे, वो बहुत ज्यादा तनाव में थे, एक नैतिक दुविधा में फंसे हुए थे। अच्छा। और वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये प्रयोग रुक जाए, बहाने ढूंढ रहे थे। कई लोगों ने तो साफ मना भी कर दिया था आगे बढ़ने से। तो सबक ये नहीं है कि हम अंधे होकर हुक्म मानते हैं, सबक शायद ये है कि बुरी परिस्थितियों में अच्छे लोग भी फंस सकते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा नैतिक पीड़ा होती है। और वो स्टैनफोर्ड जेल वाला एक्सपेरिमेंट, उसका क्या? वो तो और भी बदनाम है। उसे तो ब्रेगमैन और भी सख्ती से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि उसमें जो गार्ड्स थे वो इसलिए अत्याचारी नहीं बन गए कि उनके अंदर का कोई छुपा हुआ शैतान जाग गया था, तो फिर बल्कि जो प्रयोग कर रहे थे, खासकर फिलिप जिम्बार्डो, उन्होंने गार्ड्स को बाकायदा उकसाया था। उन्हें कहा था कि तुम्हें सख्त दिखना है, तुम्हें ऐसा बर्ताव करना है। मतलब ये कोई निष्पक्ष स्टडी नहीं थी? ब्रेगमैन के अनुसार बिल्कुल नहीं। ये खराब तरीके से डिजाइन किया गया प्रयोग था जिसके नतीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये खराब विज्ञान था, मानव स्वभाव का आईना नहीं। ठीक है, तो अगर ये क्लासिक प्रयोग हमें पूरी कहानी नहीं बताते तो फिर सच्चाई के ज्यादा करीब क्या है? ब्रेगमैन कुछ और उदाहरण भी तो देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे हम सब ने विलियम गोल्डिंग का वो उपन्यास पढ़ा या सुना होगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसमें एक द्वीप पर फंसे बच्चे एकदम वहशी बन जाते हैं। हाँ, बहुत फेमस है। लेकिन ब्रेगमैन एक सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। 1965 में टोंगा के 6 स्कूली बच्चे थे जो एक तूफान के बाद एक सुनसान द्वीप पर फंस गए। अच्छा, असलियत में? हाँ, असलियत में। और जानते हैं क्या हुआ? वो लड़े नहीं,
उन्होंने कमाल का सहयोग दिखाया, बगीचा बनाया, रहने का इंतजाम किया, नियम बनाए और पूरे 15 महीने तक जिंदा रहे जब तक उन्हें बचाया नहीं गया। 15 महीने? ये तो उपन्यास से बिल्कुल उल्टी कहानी है। एकदम, ये असली लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सहयोग की कहानी है, बर्बरता की नहीं। वाह, और कोई ऐसा ही मजबूत उदाहरण? एक और कहानी है दक्षिण अफ्रीका के विल्जोएन भाइयों की। रंगभेद का जब जोर था तो एक भाई सेना में था, सरकार का पक्का समर्थक, और दूसरा भाई वो नेल्सन मंडेला का समर्थक था, एक विद्रोही। मतलब बिल्कुल विपरीत छोरों पर। हाँ, हालात ने उन्हें दुश्मन बना दिया था, लेकिन आखिरकार वो दोनों भाई मंडेला के शांति और सुलह के रास्ते पर साथ आए। ये दिखाता है कि कितने भी गहरे मतभेद हों, उन्हें पाटा जा सकता है। तो इन सब उदाहरणों से ब्रैगमैन किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है उनका मुख्य सिद्धांत? वो डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सबसे योग्य के बचने के सिद्धांत को थोड़ा बदलते हैं। वो कहते हैं असल में कहानी है सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट की। सबसे योग्य नहीं, सबसे मिलनसार या मैत्रीपूर्ण। जी, उनका तर्क है कि मानव का जो विकास हुआ है उसमें सहयोग करने की क्षमता, सामाजिक रिश्ते बनाने की काबिलियत, दोस्ती निभाने की आदत, इसने हमें कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाया है बजाय सिर्फ क्रूर कंपटीशन के। अच्छा। वो मानव विज्ञान के सबूत देते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए एक भरोसेमंद सोशल नेटवर्क बनाना अकेले शिकार करने की ताकत से शायद ज्यादा जरूरी था। और आज भी देखिए, जिन समाजों में आपसी भरोसा और सहयोग ज्यादा होता है वो ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा समृद्ध होते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये नजरिया थोड़ा जरूरत से ज्यादा आशावादी नहीं है? दुनिया में हम बुराई तो देखते ही हैं, हिंसा है, स्वार्थ है, और ये भी तो सच है कि शक्ति अक्सर लोगों को भ्रष्ट कर देती है। हाँ, और ब्रैगमैन इस बात से इनकार नहीं करते। वो मानते हैं कि शक्ति भ्रष्ट कर सकती है। कई स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि जब लोग ज्यादा शक्तिशाली या अमीर महसूस करते हैं तो उनमें समानुभूति, एम्पैथी कम हो सकती है। हाँ। वो ज्यादा स्वार्थी बर्ताव कर सकते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत कम है। तो फिर ये अच्छाई वाली बात कहाँ फिट होती है? ब्रैगमैन के लिए ये इंसान के स्वभाव की कोई परमानेंट कमी नहीं है, ये परिस्थितियों का असर है। तो समाधान ये नहीं कि हम मान लें कि लोग बुरे ही होते हैं। समाधान है ऐसी व्यवस्थाएं बनाना, ऐसे सिस्टम बनाना जो शक्ति को कंट्रोल में रखें, जिनमें पारदर्शिता हो, जो सहयोग को इनाम दें। मतलब हमें अच्छे वाले भेड़िए को पोषण देना है। तो ये किताब सिर्फ इतिहास या मनोविज्ञान का विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह का आह्वान भी है। हाँ बिल्कुल, ये एक चुनौती है कि हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोचते कैसे हैं। क्या हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, या हम अच्छाई की संभावना पर थोड़ा दाव लगाने को तैयार हैं? ब्रैगमैन ये नहीं कहते कि दुनिया में कोई खतरा नहीं है या हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लो, नहीं। लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि इंसानियत का जो स्याह पक्ष हम देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। हर एक क्रूरता या धोखे के सामने सहयोग और उदारता के अनगिनत, अक्सर अनदेखे काम हो रहे होते हैं। तो अगर हम ये सोचना शुरू करें कि ज्यादातर लोग बुनियादी तौर पर ठीक हैं, अच्छे हैं, हाँ। तो क्या इससे हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारे आपसी रिश्तों में कोई फर्क आ सकता है? यही ब्रैगमैन का आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला बिंदु है। वो कहते हैं बहुत कम विचारों में इतनी ताकत होती है जितनी कि इस विचार में कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, क्योंकि आखिर में आपको वही मिलता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। ये गहरी बात है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये सोच हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर असर डाल सकती है? हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, अपने साथ काम करने वालों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपने आस पड़ोस, अपने समाज को कैसे बनाते हैं? ये सवाल वाकई सोचने लायक है और शायद अपनी कुछ मान्यताओं को दोबारा जांचने लायक भी।